News 18 India। देखिए आनंद नसीम जी, कल मैं विधानसभा में इस अभिभाषण को मैं सुनने के लिए गया था जी, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले सदन में भी और इस सदन में भी इतने गंभीर मुद्दे सरकारी आंकड़ों के साथ उन्होंने जातिगत जनगणना का सवाल, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल, उन्होंने कहा कि अगर डायल 112 पे आप फोन करिए, कोई महिला फोन करे मदद के लिए तो पुलिस उसको फंसा देगी। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम पर है, जिस तरह से दलित ओबीसीज का ब्राह्मण समाज के साथ एट्रोसिटीज हैं, पूरा जो भाषण माननीय अखिलेश जी का है, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी जवाब देने खड़े हुए तो उनके अंदर अगर तर्क होता, उनके अंदर कुछ सच्चाई होती तो 23 करोड़ जनता के सवालों का जवाब वो देते। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी 23 करोड़ जनता के मालिक हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो किसानों के सवाल पे, एमएसपी के सवाल पे जवाब दे दें अखिलेश जी का। जी, लॉ एंड ऑर्डर पे बेटियां हमारे थानों में जाती हैं, आनंद भाई एसएचओ कहता है पहले कोऑपरेट करो फिर मदद करेंगे। जी, ये हमारे डिप्टी सीएम के सामने बहनें आके कह रही हैं। हमारे जो शिक्षक हैं आंदोलन कर रहे हैं सालों साल से, किसान आंदोलन कर रहा है। अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण हुआ, आपने देखा होगा, इन्हीं के भाजपा के मंत्रियों ने और मेंबर और जो इनके एमएलए हैं, अरे दलितों की जमीन के खरीद फरोख्त में ये शामिल हो गए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो आया था जिसमें वो अपने एक एमएलए को धमका रहे थे। जी, तो ये जो कुछ लूट हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने चुनाव का एजेंडा, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास 23 करोड़ जनता के सवाल का जवाब नहीं है। अच्छा, ठीक हर है। उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण निवासी है, रात रात भर अपनी फसलों की वो हिफाजत करता है बंदूक लेके, लाठी लेकर। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर का क्लेम हो रहा है कि वो उसको छोटा जानवर, तो आप ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, तो असली विषयों से विषय को भटकाने का, ध्यान भटकाने का आप कह रहे हैं कि ये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है और एजेंडा पूरी तरह से लोकसभा का है, ये अमीक जमाई का कहना है। विनोद बंसल जी, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, आप एग्री करते हैं अमीक जी क्या कह रहे हैं? एक बात है अमीक जी, कुछ आंकड़े आपने गिनाए, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम उत्पीड़न का भी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत आंकड़े हैं, जिससे कि क्यों बच गए आप, ये हो गया। और जो जिस एजेंडा को किया गया उसमें भी एक एजेंडा दिख रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगा मुझे, मैं बस इसको बात वहां आपके सामने समक्ष रख रहा हूं। लेकिन विनोद बंसल जी, जो असली मुद्दे उठाए गए विपक्ष द्वारा उस पर बात नहीं की, लेकिन आस्था के टिकट पर वोट चिपकाने का और वोट हथियाने का काम चल रहा है, ये आरोप है। देखिए राजनीतिक दलों का काम आरोप लगाना है और सत्ता पक्ष को उसको जवाब देने का काम है। मैं उस विषय में नहीं जानना चाहूंगा क्योंकि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अयोध्या मथुरा काशी की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है अमित जमई को भी, चाहे भले उनका रिलीजन कुछ और हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि कम से कम उनको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए आपका विकास का एजेंडा के लिए आप लड़ाई लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्पैरिटी के लिए भी लड़ाई लड़िए, लेकिन लड़ाई अगर डिस्पैरिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली जब वो दलित बेटियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं इस्लामिक जिहादियों द्वारा, उस पर भी बोलिए। धर्मांतरण की जो घटनाएं हैं उन पर भी बोलिए। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक 2019 में जो कानून आएगा धर्मांतरण के विरोध में और गौ हत्या के विरोध में, उस कानून के तहत कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितनों को सजा हुई, उस पर भी थोड़ा बोलिए। और आखिरकार ये देखिए कि कानून जो जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से उन हिस्ट्री सीटरों के साथ क्या हुआ और लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन उस समय क्या थी और आज लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या है, उसको भी थोड़ा सा मुझे लगता है समझना चाहिए। लेकिन कुल मिला के मेरा जो विषय है वो मैं यही कहूंगा कि अयोध्या मथुरा काशी जिनसे न सिर्फ पूरा उत्तर प्रदेश बल्कि भारत जाना जाता है, अगर किसी ने कालांतर में पीछे जो हमारे ऊपर आक्रमण हुए, मंदिरों को ध्वस्त किया गया, आज मुझे ताज्जुब हुआ कि इरफान हबीब ने भी आज फ्रंट पेज की कुछ अखबारों में खबर है कि इरफान हबीब ने भी इस बात को माना है कि हाँ वो हमले हुए थे और मस्जिद को तोड़ करके, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन खैर वो विषय नहीं है, बात यह कि अगर उन्होंने ये कहा है कि अयोध्या मथुरा काशी को मुक्ति चाहिए और मुक्ति देनी चाहिए,
तो कोई भीख नहीं मांग रहा। ये देखिए, नहीं, इसमें देखिए, एक तो मत है कि एक तो ओपिनियन होता है, एक बात है कि आस्था का विषय है और समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक समरसता बननी चाहिए, एक इन विषयों पर एक तरीके से एक कंसेंसस बनना चाहिए। पर अमीक जमाई दूसरा, फजील अहमद भी हमारे साथ हैं, लेकिन उन्होंने नीति और नीयत की भी बात की थी। ये दूसरा एस्पेक्ट है फजील अहमद जी। उन्होंने कहा इन 3 शहरों, इन 3 जगहों की बात की फजील अहमद, लेकिन फजील जी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा ठीक है जो डिस्प्यूटेड एरियाज थे वो कोर्ट के अधीन थे, विचाराधीन थे उस वक्त भी, लेकिन शहरों के साथ क्यों ऐसा किया गया? मील के पत्थरों से भी श्री अयोध्या नगरी का नाम गायब था। काशी की ये हालत क्यों खराब, ऐसी क्यों खराब थी? मथुरा वृंदावन के साथ विकास की का काम क्यों नहीं किया गया? ये नीति और नीयत की बात जो की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे फाजिल जी? आनंद जी, देखिए, जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे शायद भूल गए कि इसके पहले राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह भी अपना पूरा कार्यकाल पूरा किए। 5 साल उनका भी रहा। बीजेपी ने भी 2-3 बार शासन किया और बहन मायावती जी के साथ मिलकर के भी 3-4 बार सरकार बनाई। कोई समाजवादी पार्टी कितने दिन रही? मुश्किल से 30% रही, 70% तो यही लोग रहे, कभी गठबंधन के साथ तो कभी अपने दम पर। तो सारा आरोप तो इन्होंने अपने बीजेपी नेताओं पर लगा दिया। नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं कहता हूं कि इसी भारत के अंदर तथाकथित बुद्ध पैदा हुए। दुनिया के 80 से ज्यादा देश में उनकी सरकारें हैं, उनकी विचारधारा की सरकारें हैं। भारत उनका जन्म स्थान है। कुशीनगर दुनिया में भर में प्रचलित है। कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्होंने क्यों बंद कर दिया? क्या है आप सोचिए। आखिर तथागत बुद्ध भी तो भारत के हैं। आप अपनी संस्कृति के साथ क्या मजाक कर रहे हैं, क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? आप देश के अंदर नफरत की बात करके, केवल नफरत कैसे फैले देश के अंदर, उस पर आप बात कर रहे हैं। और मामला अभी भी न्यायालय में है। काशी मथुरा का मामला भी न्यायालय में है। जिस तरह से ये बार बार कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित किया और फैसला हमारे पक्ष में आया, अब इसीलिए मुसलमान डरता है, कहता है कि भाई अदालत भी खत्म हो जाएगी इस देश के अंदर से। क्या नहीं, पर देखिए, कैसे गारंटी ले सकते हैं कि इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित किया। ये आप गलत बोल रहे हैं। ना, हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात प्रबलता से रखी और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी हमारे पक्ष में आया। नहीं, हमारे पक्ष में आया सर। ये तो 30 साल से चल रहा है। लेकिन देखिए फाजिल जी, जिस तथागत बुद्ध की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं बुद्ध के खिलाफ बुद्ध परस्ती को तोड़ने के लिए इस्लाम ने मोर्चा संभाला था। तो बुद्ध परस्ती की बात भी, बुद्ध को तोड़ने की बात है। बामियन बुद्धास अफगानिस्तान में जिसको तोड़े गए थे वो उन्होंने ही तोड़े थे। तो ये बुद्ध परस्ती नहीं, आज आप नहीं सर, आज फाजिल जी आप इसकी बात दे रहे हैं तो मैं आपको साधुवाद दे रहा हूं। आप तथागत बुद्ध की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो मैं आपको इसके लिए साधुवाद दे रहा हूं। मैं तो साधुवाद दे रहा हूं क्योंकि इस्लाम में बुद्ध परस्ती की बात जब शुरू हुई वो बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ने से शुरू हुई। ये इतिहास गवाह है इस बात की। पर आज आप इसकी बात कर रहे हैं, आप गौतम बुद्ध की वकालत कर रहे हैं। मैं तो आपको साधुवाद दे रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि और भी भारत के लोग ये बात करें। क्यों खत्म कर दिया? मैं तो चाहता हूं कि आज भी मैं तो कहता हूं, मैं तो यही कह रहा हूं। ठीक है, इसका उत्तर ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं, अच्छा है, आप पूछिए और इसका उत्तर भी हम मांगेंगे कि आपने कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद क्यों कर रखा है। ये सरकार का क्या जवाब है? अमित सिंह, ये भी बताइए, ये बताइए, फिर उसके बाद आगे आपको एक और बात सुनाते हैं। यस अमित सिंह, सरकार की तरफ से कहीं एक बात कही गई है कि ये कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद क्यों किया गया? आज देखिए फाजिल अहमद जी बुद्ध परस्ती के खिलाफ जो इस्लाम था उसी के प्रैक्टिशनर हैं, वो खुद आज गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। भारत, बहुत बड़ी बात है, ये होना चाहिए और लोगों को इस पर बात करना चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए। पर कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बंद हुआ है? गोरखपुर से उस पूरे बुद्ध सर्किट को तो डेवलप करने की बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी। जी बिल्कुल आनंद, और जिस तरीके से हम सरकार से लगातार बातचीत करते हैं, सरकार साफ साफ ये लफ्जों में कह रही है कि हाँ अभी भी लगातार कुशीनगर को डेवलप करने के लिए लगातार काम चल रहा है। कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से जो फ्लाइट्स का आना जाना है वो कम हुआ है और जाहिर तौर पर उसको आने वाले दिनों में ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से विकास बात है
लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, चाहे वो कुशीनगर का हो, चाहे अयोध्या का हो, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे वो काशी का हो। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जितने भी जिले हैं वहां पर लगातार वो बैठकें करते हैं, समीक्षा बैठकें करते हैं विकास परियोजनाओं को लेकर, और अधिकारियों से सीधे टच में है। कई बार 5 KDs वो बाहर जिले के अधिकारियों को बुला लेते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। चलिए, तो यानी देखिए, उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP की बात सामने आई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में रखा है, मेरठ में भी ये काम चल रहा है, अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम चल रहा है। अमित जमाई जी, मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा, ये जो दूसरी बात आई थी, आस्था का एक विषय जहां आप कह रहे हैं कि सही विषय पर वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीति और नीयत की वो बात कर रहे हैं कि पिछली सरकारों ने की नीति और नीयत भी इसमें दिखती है कि आपने इन जगहों को विकास नहीं होने दिया, इसको पिछड़ा ही रहने दिया, वहां की अवस्थाएं दुर्व्यवस्था कर दी। ये इस आरोप को आप मानेंगे? देखिए, अगर सूबे का विकास नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो सूबा हमारा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 1000 अरब डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे। आनंद जी, मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप एक अगला प्रोग्राम करिए और भाजपा के प्रवक्ता को बुलाइए जी, और कहिए 2 फैक्ट्री का नाम लेकर आओ हमको, जो 2017 के बाद तुमने लगाई हो। माननीय अखिलेश जी ने कल सदन में कहा। चलिए अमित जी, मेरे पास अभी समय कम है, पर इस वादे के साथ कि आपको भी बुलाएंगे, यहां अखाड़ा में बीजेपी के प्रवक्ता को भी बुलाएंगे और कल इसी पर बात करेंगे, इसी पर बात करने की